नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत का सबसे पहला बात आज की सुर्खियों पर। मित्रों, आज की सुर्खियां तो दिन भर इस बात की रही कि जाट लैंड पर किसका कब्जा हो। आज योगी आदित्यनाथ के राज्याभिषेक की तैयारी का शुभारंभ भारत के चाणक्य कहे जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में जिनको चाणक्य का तगमा हासिल है, भारत के यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह ने स्वयं आज ये बागडोर संभाला है और उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत बांके बिहारी के मंदिर में मुरारी जी के दरबार में जा करके आज अपना अरदास लगाया और श्रीमान योगी आदित्यनाथ के पुनः विजय होने की आशीर्वाद मांगा। मित्रों, अमित शाह का आज मथुरा में जाना और मथुरा से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना कई मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है, कई इशारा है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। राजनीति में अमूमन दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, बताया कुछ जाता है और जो परसेप्शन बिल्ड की जाती है उसके कई इशारे होते हैं। कहा जाता है कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। अमित शाह आज जाटलैंड में थे। भारत के दूसरे पूर्व गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में तकनीकी रूप से दूसरा स्थान रखने वाले, दूसरी पोजीशन रखने वाले आदरणीय राजनाथ सिंह साहब भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पार्टी के प्रचार का शुभारंभ किया। बात करते हैं दिल्ली से सटे पहले गाजियाबाद की। राजनाथ सिंह ने आज गाजियाबाद में दिन भर जो प्रचार किया उसमें मुख्य बात चौधरी चरण सिंह से अपने आप को एसोसिएट करने का किया। आदरणीय राजनाथ सिंह का संबोधन की शुरुआत इस बात की हुई कि जो मैं 10वीं में पढ़ता था तब से चौधरी चरण सिंह के विचारों से मैं प्रभावित था। चौधरी चरण सिंह हमारे राजनीतिक आदर्श हैं और उनको किसान नेता के रूप में सबसे पहली बार भाजपा ने ही मान्यता दिया था और उनको कहा था कि आप किसानों के मसीहा हैं। चौधरी चरण सिंह के आदर्श पर हमारी पार्टी चलती है और हम चौधरी चरण सिंह के आदर्शों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। ये बात हुआ एक तीर से दो निशान। ये परसेप्शन बनाई गई थी कि जो किसान आंदोलन हुआ है वो किसान पर जाटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ये जो जाट समुदाय हमारे जाट भाई लोग हैं वो किसान आंदोलन से ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं या ज़्यादा उग्र हुए हैं या ज़्यादा नाराज हुए हैं। इस बात के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम लेना, चौधरी चरण सिंह के विषय में चर्चा करना, खुद को चौधरी चरण सिंह से एसोसिएट करना उनके राजनीतिक मजबूरी भी थी और मुद्दे की नज़ाकत की जरूरी भी थी। इसलिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। चौधरी चरण सिंह को लोग कम करके रखते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं कहता। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ किसान नेता नहीं थे, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे और भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र पर जितनी उनकी पकड़ थी तत्कालिक राजनीति में बहुत कम लोगों की थी। हालांकि तब पढ़े लिखे और मुद्दा को महत्व देने वाले लोग राजनीति में आते थे। आज जैसा नहीं था कि आदमी जात धर्म और किसी न किसी सेटिंग से राजनीति में आकर के लोकसभा और राज्यसभा में चला जाता है और फिर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए राजनीति करता है पार्लियामेंट के अंदर भी। ऐसा पहले नहीं था। पहले आदमी चुनावी मोड में होता था तो कोई चुनावी बात कर लेता था,
लेकिन उसके बाद वो चर्चा जब पार्लियामेंट में करता था तो सिर्फ देश हित और राजनीतिक हित की बात करता था। उसका स्वहित जैसा कोई बात नहीं था, उसके खुद के राजनीतिक हित की कोई बात नहीं था। खैर, अमित शाह की चर्चा करते हैं। राजनाथ सिंह ने जो किया वो किया, जो राजनाथ सिंह ने कहा वो कहा। महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण बात अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने कृष्ण मुरारी के दर्शन करके, बांके बिहारी का आशीर्वाद लेकर के आज अपना राजनीतिक प्रचार का शुरुआत किया। बांके बिहारी के दर्शन तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, वो भी अगर धरती के किसी भी कोने में जाते हैं, अगर वहाँ का कोई धार्मिक महत्व है, यहाँ पर कोई धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पहले जाते हैं, बीच में जाते हैं, या वहाँ से ही अपने यात्रा का समापन करते हैं। ये अब समय, परिस्थिति और उस वक़्त के स्थिति पर निर्भर करता है कि वो पहले धार्मिक स्थान पर जाए या बाद में जाए। तो नरेंद्र मोदी के अनुयायी और नरेंद्र मोदी के सहयोगी अमित शाह ऐसा क्यों न करते, लेकिन अमित शाह का मथुरा जाने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में मथुरा को लाइमलाइट में लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इन सब मुद्दों पर इशारों में या कभी खुले मन से वो आदमी, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने धार्मिक इंटरेस्ट को छुपाते नहीं है। जैसे कांग्रेस झूठी धर्मनिरपेक्षता की लवादा ओढ़े रहती है और काम टोटल सांप्रदायिक करती है, समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष कहती है लेकिन काम घोर मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, बहुजन समाज पार्टी या और कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने धार्मिक सोच और धार्मिक मान्यता पर कभी पर्दा नहीं डाला। उन्होंने खुले मन से जय श्री राम का नारा लगाया पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाहर तक बड़ा प्रचलित हो गया था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब आज तक वो जय श्री राम चस्पा हो गया है राजनीति पर। विरोधी वाले कहते हैं कि ये जय श्री राम वाले हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं जय श्री राम वाला नहीं है। वो होता है। अब जय श्री राम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से वहां पर भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है और बन रहा है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी हलचल के। भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छा कैसे लगेगी कि भाई इतना बड़ा काम हो रहा है और कोई कोलाहल ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोलाहल नहीं होगा तब तक चर्चा नहीं होगा, और जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक पर्चा नहीं होगा, और जब तक पर्चा नहीं होगा तब तक खर्चा कहाँ होगा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो उन्होंने र्यूमर फैलाया, या पत्रकारों ने अपने मन से फैलाया कि योगी जी अयोध्या से लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि मथुरा से लड़ रहे हैं। मैंने भी एक दिन फेसबुक लाइव में कहा था कि अयोध्या से लड़ने का कोई मतलब या तुक नहीं बनता, क्योंकि अयोध्या वाला काम तो हो गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय से। तो अब तो रह गया है मथुरा। तो योगी आदित्यनाथ अगर धार्मिक उन्माद बढ़ाने और धर्म को इसमें लाने की अगर कोई बात करेंगे तो वो फिर लड़ाई लड़ेंगे मथुरा से, क्योंकि मथुरा ही अब लाइमलाइट में लाने वाली बात है। क्योंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही था कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में भव्य कॉरिडोर बना करके कुछ हद तक काशी को सेट या सेंटर कर दिया गया है। अब वो ज्ञानवापी मंदिर एक है, वो उसका मस्जिद है, वो क्या होगा वो बात का विषय, लेकिन जो एक भव्य कॉरिडोर बना है उसे काशी का मामला तो करीबन सौंदर्यीकरण के नाम पर हो गया है। अब रह गया मथुरा। मथुरा में आज दर्शन करके अमित शाह ने इस बात की शुरुआत कर दी। उसके बाद जब वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो उनमें उन्होंने 2-3 चीजें दोहराया कि जब 2022 के 10 मार्च को आपका जनादेश प्राप्त होगा और योगी जी शपथ लेंगे, तो सबसे पहली बार मथुरा का जो परिक्रमा है, जो 52 कोसी परिक्रमा है, 14 कोसी परिक्रमा है, उसमें उन्होंने गोवर्धन, राधा की नगरी, वो ये सब जगहों का नाम रखा जो कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थान है। बोला इसका एक कॉरिडोर बनाएंगे, इसको धार्मिक तीर्थ स्थान घोषित करेंगे ताकि इससे पर्यटन बढ़े और क्षेत्र का विकास हो। इसमें एक तो धार्मिक भावना को सामने रखा उन्होंने, और दूसरा उस इलाके को विकास से जुड़ा। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की
सरकार विकासवादी सरकार है, इसमें तो कहीं कोई संदेह है नहीं और इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। रत्ती भर भी हर आदमी को पता है कि यहाँ पर विकास होगा अगर नरेंद्र मोदी की सरकार है तो, और अगर विकास को धन से जोड़ दिया जाए तो और अच्छी बात है। अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खुला आमंत्रण जयंत चौधरी को आया है। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो जाट नेता साहिब सिंह वर्मा का बेटा है, उसने कल जाट लैंड के प्रमुख जाट शख्सियतों को अपने घर आदर सहित आमंत्रित किया और बोला कि इस आमंत्रण में जयंत चौधरी को भी आना चाहिए, क्योंकि जयंत चौधरी एक गलत जगह पर है। अब बारी थी जयंत चौधरी को उसका रिप्लाई देने का, तो जयंत चौधरी ने रिप्लाई दिया कि देखो मैं चौधरी नहीं हूँ जो फिसल जाऊंगा, मैं जाट हूँ, अजीत सिंह का बेटा हूँ, चौधरी चरण सिंह का पोता हूँ, मेरी एक अपनी वजूद है, एक समझ है। लेकिन चौधरी चरण सिंह के पोता और अजीत सिंह के बेटा ने ये बताना उचित नहीं समझा कि भाई जब इतनी शख्सियत हुई तो आज तक मुलायम सिंह या अखिलेश यादव से आपका गठबंधन क्यों नहीं हुआ? आपके पूज्य पिता श्रीमान अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी दोनों ही चौधरी अजीत सिंह का राजनीतिक पुत्र थे। आपके पिताजी बायोलॉजिकल पुत्र थे और मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मैं उनका राजनीतिक पुत्र हूँ, लोहिया जी का, चरण सिंह का, वो उन्हीं का नाम लेते हैं, राजनारायण जी का। तो ये बायोलॉजिकल पुत्र और पॉलिटिकल पुत्र में आज तक कभी कोई साठगांठ चर्चा या सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने पूरा जीवन कोशिश यही किया है कि अजीत सिंह के राजनीतिक नेस्तानाबूद की जाए। आपके इस गठबंधन में भी आपके अपने पूज्य पिताजी के सीट से उस आदमी को टिकट दिया जो आपके पूज्य पिताजी को हराया था और आपके परिवार का घोषित दुश्मन है, राजनीतिक दुश्मन कहिए या निजी दुश्मन कहिए। इस बात में भी आप स्पष्टीकरण नहीं दे सके जाट भाइयों को कि जो आदमी जाट स्वाभिमान को हमेशा धरता बताता आ रहा है उसी के साथ गठबंधन करने के पीछे मजबूरी क्या थी? जबकि भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक कोलैबोरेशन है जाटों का और भाजपा का बड़ा पुराना नाता है और जाट भाइयों ने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। फिर ये बेमेल गठबंधन क्यों? खैर, आज परवेश साहिब सिंह वर्मा के निमंत्रण पर रिप्लाई आया और देश के दो बड़े शीर्षस्थ नेता, एक वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व गृह मंत्री और दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं और मुझे लग रहा है कि आज दोनों लोगों का डोर टू डोर कैंपेन जाटों के दिलों पर जो थोड़ी बहुत काई बैठी होगी लोगों के बैठाने से वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी और जाट अपने पुराने जगह पर जाएगा और योगी जी को विजय बनाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि जाटों की जो प्रक्रिया उसके बाद समाचार चैनलों के द्वारा पूछी गई और आई है, उससे यही लग रहा है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, हम तो हमेशा से भाजपा के रहे हैं। कृषि बिल पर हमारी थोड़ी नाराजगी थी जो उसके वापसी से खत्म हो गई है और हम पुनः अपने घर को आएंगे। अंत में मित्रों, अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले टाटा समूह को आज 69 वर्ष बाद अपना एयर इंडिया मिला है। एयर इंडिया महाराजा की घर वापसी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराजा की शान टाटा के शान के मुताबिक ही बढ़ेगा और हमको एक सुखद, आनंददायक और किफायत यातायात मिलेगा जिसके लिए टाटा मशहूर है। एयर इंडिया के उज्जवल भविष्य और टाटा में वापसी की हार्दिक बधाई के साथ मैं राकेश परमार कोरोना के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सरकारों ने चुनाव को देखते हुए बेशक आज नोटिफिकेशन जारी करके कहा हो कि आप इस सब चीज़ों पर ढील और छूट दी जाएगी, लेकिन आप अभी अपने आप को कैद में रखें। बहुत जोर से ज़्यादा जोर ना हो तो कृपया बाहर ना निकलें, क्योंकि संसार के लिए आप एक संख्या हैं और अपने परिवार के लिए पूरा संसार है। परिवार का संसार ना उजाड़ें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। चुनावी रैलियों में तो आप बिल्कुल न जाएं। अगर जाना ही है तो मतदान के दिन जाइए, क्योंकि ये आपका नागरिक अधिकार है। जय हिंद, धन्यवाद।